democracy, short view, wide view, way of life as a political concept, political system, यानी मीन्स रूल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे सर, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, हाउ कैन डिफाइन माई फैमिली इज द डेमोक्रेटिक फैमिली, हाउ कैन डिफाइन माई क्लास इज द डेमोक्रेटिक क्लास, हाउ कैन डिफाइन माई सोसाइटी इज द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आप कैसे परिभाषित करोगे कि आपका परिवार, आपका समाज, आपका क्लास डेमोक्रेटिक है? अगर इस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं तो इस कंसेप्ट में इलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। यहां पर क्या है? इलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट, यानी अगर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले इसके, तो क्या आप अपने फैमिली को कभी डेमोक्रेटिक बना सकते हो? क्या फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली का इलेक्शन परिवार के लोग करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक। अब दूसरी बात कि अगर इसके बेस पर अगर डेमोक्रेसी को प्रूफ किया जाए तो पार्लियामेंट को कैसे तुम प्रूफ करोगे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है? कैसे प्रूफ करेंगे? और तब कैसे करो, कैसे डिफाइन करो कि पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू? इसके लिए आपको इस कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा, और इस कंसेप्ट में दो चीजें हैं, वह है इक्वलिटी एंड लिबर्टी। और ये दोनों चीजें पार्लियामेंट में भी हैं, परिवार में भी हैं, सोसाइटी में। पर पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर हैं, चाहे लोअर हाउस के हो चाहे अपर हाउस के हो, सबकी फैसिलिटी एक जैसी है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सब जितने भी मेंबर हैं इक्वल मेंबर हैं। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गया कि नहीं? परिवार के जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम लोग को देता भी हूं और एकदम प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ये दो फैमिली है, एक फैमिली में फादर हिटलर है और एक फैमिली में फादर लिबरल है। तो जो जहां पर हिटलर है, कुछ कहने गए, चुप रहो, तो तुम क्या कहोगे? माय फादर इज डिक्टेटर कहोगे ना। और वहीं पर दूसरा फादर है जो परिवार के सभी सदस्यों से पूछते हैं, बेटा तुम बता दो, 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 और तब कहोगे कि माय फैमिली इज द लिबरल डेमोक्रेटिक फैमिली। कहते हो कि नहीं? तो क्या यहां पर इलेक्शन हुआ है? एंड मींस इक्वलिटी एंड लिबर्टी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक। अब अगर ये कंसेप्ट अगर आ गया, समझ में आ गया, तो अब आपको हॉब्स भी समझ में आएगा, लॉक भी समझ में आएगा। एंड मींस कि डेमोक्रेसी के लिए जहां पर डेमोक्रेसी को वाइड कंसेप्ट में लेकर चलते हैं, यहां पर डेमोक्रेसी का शॉर्ट व्यू है। शॉर्ट व्यू का मतलब टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। एंड मींस यहां पर है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पब्लिक, दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक प्रक्रियाओं में क्या करती है? भाग लेती है। ठीक। लेकिन जिस सोसाइटी में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, उस सोसाइटी को कैसे तुम डिफाइन करोगे कि पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? इसलिए यहां पर देखा जाता है कि जिस सोसाइटी में ये क्लास डेमोक्रेटिक इस सेंस में है कि इस क्लास में जितने लोग बैठे हो, ऑल स्टूडेंट आर इक्वल, सभी स्टूडेंट क्या है? इक्वल है, और सभी लोगों को अपने क्वेश्चन और अपने प्रॉब्लम पूछने की लिबर्टी है कि नहीं? तो डेमोक्रेटिक क्लास हो गई कि नहीं? ठीक। अब यहां पर क्या था, हम लोग चल रहे थे, यही था ना। मैंने डेमोक्रेसी के जगह पर यूज कर लिया कि किस चीज को? ठीक। और ये सर्किल क्या है? सर्किल क्या है जी? ये है डीपीएसपी। ठीक। और क्या है डीपीएसपी के अलावा? क्या है? हाँ, क्या है जी? आर, नया भारतीय समाज। और जिस समाज में ये रहेगा, सुन लो पहले, जिस समाज में यह रहेगा, ये सोशल इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी, देन उस समाज में इंटीग्रिटी भी रहेगी, फ्रेटर्निटी भी रहेगी और यूनिटी भी रहेगी। और यही नहीं था
क्योंकि इंडियन सोसाइटी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन था, सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं थी। समझ में आई बात? यानी मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, उस पॉलिटिकल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कल ही मैंने बताया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मैंने यही चीज तो डिफाइन किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पब्लिक डेमोक्रेसी। इस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक गवर्नमेंट को नहीं देता, बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम दोनों को दे रहा है, मीन्स यूनिट गवर्नमेंट। और इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो इसको इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या है? गवर्नर है, वाटर रिवर बोर्ड ट्रिब्यूनल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, फाइनेंस कमीशन है, यही सब तो था। और आर्टिकल 12 एंड 36 भी था। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग में चला गया, एनडीसी हो गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गई, उसके बाद क्या है? रीजनल काउंसिल है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल है। तो अब इन दोनों सरकारों के बीच में, इस सरकारों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? मींस ये आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी या न्यू इंडियन सोसाइटी, न्यू इंडियन सोसाइटी नवीन भारतीय समाज है। और नवीन भारतीय समाज की स्थापना करने का दायित्व क्या संविधान सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है? दोनों सरकारों को देता है। तब जब दोनों सरकारों को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब कैसे प्रूफ कर सकते हो कि दोनों सरकारों को देता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सरकारों की है। ये डीपीएस है, हाँ, तो कैसे प्रूव करोगे कि दोनों रक्षा करेंगे? हाउ कैन डिफाइन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ गवर्नमेंट? डीपीएस है, इतना समझ रहे हो कि नहीं? डीपीएस है कि नहीं? डीपीएस क्या है? ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ठीक, यही है ना, स्टेट पॉलिसी है, ठीक, स्टेट पॉलिसी है ना। और यह स्टेट आर्टिकल 36 है, और 36 में जो स्टेट की डिफिनेशन दी गई है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट है कि नहीं? कि 36 में जो स्टेट की डिफिनेशन दी गई है वही स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना 36 to 51 है। तो 36 में स्टेट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब कि दोनों गवर्नमेंट अपने अपने वर्क में इस प्रिंसिपल को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो दोनों सरकारें आ गई कि नहीं? यानी मींस ये और ये दोनों को मिला दो तो बन गया आर्टिकल 36। चलो टेंशन लेने की बात नहीं, धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। हो जाएगा। अभी है क्या हो गया? जानती हो क्यों शर्मिंदगी महसूस हो रही है? जानता, हाँ, जानते हुए भी आप नहीं बता पाए। ये सबके साथ होता है। जैसे आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बहुत गिल्टी फील होती है, नहीं आता हुआ गलत है तो कोई मतलब नहीं, है कि नहीं? और यहीं पर अब ये है ट्रेडिशनल सोसाइटी। मैं सिर्फ प्रूफ करना चाहता हूं कि आप अपने डायमेंशन को बढ़ाओ। और मैं ये चीज क्यों आज अभी तुमको क्वेश्चन पेपर देखते समय ना एक क्वेश्चन आया था सोशल रिवॉल्यूशन का, उसी को मैं प्रूव करने जा रहा था। समझो, सामाजिक क्रांति का एक क्वेश्चन था 2022 में, देखना तो 2022 में है, 2022 या 20 में होगा। पहला क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखा था मैंने, चलो कहीं होगा, हम देखे हैं इसको, क्वेश्चन देख रहे थे तो इसी में था, है मेंस का एक क्वेश्चन था, इसमें सोशल रिवॉल्यूशन करके था। देखो यही देखा था, ठीक। अब ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है
है? हाँ, यही लिखना है और इसका वीडियो भी बना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द रोल ऑफ सोशल चेंज, पहला ही वीडियो यही है। ठीक, ट्रेडिशनल सोसाइटी है और ये न्यू इंडियन सोसाइटी। ठीक, और इसको ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसको मिटा देना। ट्रेडिशनल सोसाइटी है, सोशल 2008 का क्वेश्चन, 2018 में था ना, 2022 में, 2022 का 8वां क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रोल ऑफ, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मत ऐड करना, तुम लोग कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी एंड पार्लियामेंट, तीनों चीजों, ये तीनों चीजों पर लागू, समझ में आ गई बात? ठीक, अब सुनो, इस कंसेप्ट के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या प्रूफ करोगे तुम? क्या प्रूफ करोगे जी? इस बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रूफ किया जाएगा मैन मेड डॉक्यूमेंट। अपनी आवश्यकता के लिए बनाए हैं ना हम संविधान। हमारी आवश्यकता क्या थी? जब सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को दूर करके हम अपनी सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति को क्या करें, तो कंसेप्ट एक ही है। वह हम इस क्वेश्चन को हम कहें कि जब इतना टॉपिक तक आ गए हैं तो लाओ क्वेश्चन पूछा है, देख लिए थे तो उसको रिलेट करते हैं इसी क्वेश्चन से। ठीक, तो कुछ एक क्वेश्चन क्या उठाया गया, पूरा का पूरा पृथ्वी घूम गई। देखो ये सब क्यों हो रहा है, क्यों होता है? अभी आप लोगों में कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, समझ रहे हो? जैसे ही कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी तब, और कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यही सब थियरी भी है, समझ रहे हो? अगर मान लो हम तुम लोग को थियरी पढ़ाते ना तो थियरी समझ में नहीं आती। पॉलिटिकल थियरी अगर मीनिंग, स्कोप, नेचर बताते तो नहीं समझ में आती। उसमें तो प्लेटो भी आएगा, अरिस्टोटल भी आएगा, एक ही जगह सब आएंगे। यहाँ पर तो एक ही थिंकर का पूरा व्यू आ रहा है, समझो कि नहीं? तो थोड़ा सा, इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये 10 से 12 जो थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है। जिस दिन ये समझ में आ गए उस दिन, अब तक आप लोग ग्रामसी का नाम भी नहीं सुना होगा कि सुना था? सुना था। ठीक, अब ग्रामसी अगर समझ में आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा समझो, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। इसलिए पूरी स्थिति यही है कि समझिए, समझ के उसको इंप्लीमेंट करिए। और इतना तो मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं सभी के थॉट हैं, सभी के। ऐसा कोई भी पॉलिटिकल थिंकर नहीं है जिसका आपके कॉन्स्टिट्यूशन में थॉट एनालाइज ना कर पाए। ठीक, तो अगर ये थॉट अगर क्लियर है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं।